हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद मिशा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि थिंग्स टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको यहाँ पे 15 चीजें बताने वाला हूँ जो आपको पता होना चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं इस वीडियो लाते रहता, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो चीज होती है वो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बेसिकली अगर आप देखें तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड तो बहुत सारी इसमें कैटेगरीज होती है, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में बात करने वाले हैं। टोटल 4 ही टाइप्स होते हैं। तो नंबर 1 में आता है आपका इक्विटी फंड। नंबर 2 पे आता है आपका बॉन्ड फंड। 3 पे आता है आपका मनी मार्केट फंड। और फोर्थ पे आता है आपका हाइब्रिड फंड। तो हम एक एक के बारे में थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देते हैं। जो इक्विटी फंड बेसिकली क्या होता है, जो आपका कंपनीज में डायरेक्ट स्टॉक्स परचेज करते हैं। मतलब आपका जो फंड है, मतलब जैसे एक पर्टिकुलर आपने कैटेगरी का फंड चूज किया, जैसे लार्ज कैप फंड। तो लार्ज कैप फंड में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है तो उन्हीं का ही स्टॉक्स का कंपोजर होता है। और वैसे ही अगर आपने मिड कैप कंपनीज का चूज करा, मतलब मिड कैप म्यूचुअल फंड चूज करा, तो वहां पे मिड कैप कंपनीज होती है, मतलब मिडिल बेस कंपनीज। और जो स्मॉल कैप में चूज करा तो स्मॉल बेस कंपनीज। तो ये जो होता है बेसिकली इक्विटी फंड्स होता है। इसमें निफ्टी इंडेक्स फंड भी होता है, फ्लेक्सी कैप फंड भी होता है, बहुत सारे आपको कैटेगरीज मिल जाएंगे। सेकंड होता है आपका बॉन्ड फंड। बॉन्ड फंड बेसिकली ये क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट का बॉन्ड हो गया या प्राइवेट का बॉन्ड हो गया, तो उसमें एक फिक्स रिटर्न मिलता है, तो आपका उनका कंपोजर्स होता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड हो गया प्लस कोई प्राइवेट का बॉन्ड हो गया। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, बजाज फाइनेंस का कोई बॉन्ड हो गया, या गवर्नमेंट का कोई एक एसबीआई का मतलब जैसे बैंक का बॉन्ड हो गया जो कि गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड है। तो ये जो अगर हो गया इन दो या तीन या चार या फिर ऐसे कई सारे बॉन्ड्स का कंपोजर होता है, तो वो बेसिकली उसके म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इसमें रिटर्न आपको बेसिकली कम मिलता है, लेकिन फिक्स रिटर्न मिलता है, थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। नंबर 3 में आता है आपका मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड बेसिकली शॉर्ट टर्म फंड होता है, ये बेसिकली डेब्ट फंड ही होता है। डेब्ट फंड बेसिकली वही होता है जो आपको मैंने बताया, जैसे फिक्स रिटर्न देने वाले आपका बॉन्ड्स हो गया या फिर सिक्योरिटीज हो गई। तो ऐसा आप परचेज कर रहे हैं जो आपको फिक्स रिटर्न देते हैं, तो वो आप मनी मार्केट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो बेसिकली एक छोट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, स्मॉल टाइम में भी आपको 5 से 6% रिटर्न मिल जाता है। नंबर 4 में आता है हमारा हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड बेसिकली क्या होता है, नाम ही हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब मिक्स। तो इसमें मिक्स होता है, मतलब जैसे कि आपका इक्विटी हो गया 50%, 50% डेप्ट हो गया। जैसे मैंने अभी डेप्ट बोला, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, प्राइवेट बॉन्ड्स हो गया, जो इसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, आप परचेज कर रहे हैं। और 50% आपका इक्विटी होता है। इक्विटी मतलब जो मैंने पहला आपको पॉइंट बताया था, जैसे लार्ज कैप फंड्स हो गए, मतलब लार्ज कैप के जो कंपनीज का स्टॉक हो गया, या मिड कैप के स्टॉक्स हो गए, या स्मॉल कैप के स्टॉक्स हो गए। तो इसका इन्होंने बैलेंस करके ये मतलब लिया होता है, तो इसको हाइब्रिड फंड कहा जाता है। तो ये हो गया आपको टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में जानना जरूरी था, ये आपने जान लिया। अब सेकंड हो गया आपका इन्वेस्टमेंट गोल। देखिए, इन्वेस्टमेंट गोल्स आपको कंसिडर करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपके पास टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है तो आप रिस्क भी ज्यादा ले सकते हैं, तो आपको रिटर्न भी बहुत ज्यादा मिलता है। देखिए, आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, उतने ज्यादा आपको नेगेटिव होने के चांसेस है। लेकिन जब आप टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा देते हैं ना म्यूचुअल फंड को, तो वो आपका रिटर्न जो है मतलब जो रिस्क है वो आपको एकदम जीरो हो जाता है, और रिटर्न बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है। तो इसको आपको इन्वेस्टमेंट गोल को कंसीडर करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने सोच लिया कि यार मैंने 10 साल के बाद घर खरीदना है, तो आपको पैसा अच्छा खासा चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप स्मॉल कैप फंड में थोड़ा ज्यादा एलोकेट कर सकते हैं। और मतलब ज्यादा मतलब ये नहीं कि आपका 70-80%, ज्यादा मतलब 30% तक का, क्योंकि आपके पास टाइम फ्रेम 10 साल तक है। तो आप 70-30% अपना स्मॉल कैप में ले सकते हैं, 10% या 15% अपना मिड कैप में ले सकते हैं, बाकी 50 से 55%। लेकिन बशर्ते दिमाग में ये रहे कि आप वो पैसा आप नहीं निकाल रहे, वो बेकार का पैसा लग रखा है, मतलब आपकी जब बुरे टाइम में भी है आपको पैसा जरूरत भी पड़े। अब तीसरा नंबर हो गया रिस्क टॉलरेंस। देखिए, रिस्क टॉलरेंस ये बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप बेकार का पैसा लगा रहे हैं, ये नहीं कि आपने जो जरूरी है आपने पैसा लगा दिया, क्योंकि जब अब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेकार का ही पैसा लगाना चाहिए, जो आपको कभी जरूरत ही ना पड़े तभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करें तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो रिस्क टॉलरेंस आपकी जरूरी होती है। अगर आप स्मॉल कैप फंड में लगाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा, मतलब वो 20 से 25% ऊपर चले जाता है, 20 से 25% नीचे चले जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इतना वॉलेटिलिटी आपको फेस करना पड़ेगा, तो आपको वो रोलर कोस्टर फेस करना पड़ेगा। तो वो चीजें अगर आप फेस कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप उस पे जा सकते हैं। तो रिस्क टॉलरेंस आपको कंसिडर करना जरूरी है। फीस एंड एक्सपेंसेस की बात करें, ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। नंबर 4 पे आता है फीस एंड एक्सपेंसेस। देखिए, आपने एक सुना होगा जो एक्सपेंस रेशियो हो गया, लोड फी हो गया, ट्रांजैक्शन फीस हो गया।
बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब मान लीजिए आपको 5 या 6% तक इंटरेस्ट मिला विद इन 2 मंथ या 3 मंथ्स में, और वहां पे आपने एग्जिट मार लिया, तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, आपको एग्जिट टोल लगेगा 1% तक, तो आपको 5 से 6% जो इंटरेस्ट मिला उसमें से 1% कट जाएगा। उसके बाद आप एक्सपेंस रेशियो होता है, जो फंड मैनेजर को आप फीस देते हैं, मतलब जैसे कि आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, फंड मैनेजर दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करे और आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो उनको एक फीस तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फीस है आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये जो इसमें जो अगर आप 1 साल पहले कोई मतलब सेल करते हैं म्यूचुअल फंड को और उसके बाद मतलब एग्जिट मान लेते हैं, तो कोई 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके 1.5 से 2% तो ऐसे ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये चीजें भी कंसिडर करनी पड़ेगी, ये नहीं कि आपने लॉस में सेल कर दिया चीजें। उसके बाद जो हो गया आपका फिफ्थ में आता है वो है आपका परफॉर्मेंस हिस्ट्री। तो परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखिए, जब आप एक म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस हिस्ट्री कंसीडर करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप उसी से ही एनालिसिस करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सारा परफॉर्मेंस हिस्ट्री आपको जानना जरूरी है कि पास्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स में कैसे रिटर्न दे रहे हैं, फंड मैनेजर्स कैसे है। हाँ, मतलब ये पास्ट रिटर्न गारंटी नहीं देता फ्यूचर में आपको उतना रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये जानना जरूरी है, थोड़ा आपको पता चलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। नंबर 6 में आता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, ये चीज आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। कि फंड मैनेजर्स आपको बताते हैं कि मतलब अच्छा ज्यादा एक्सपीरियंस है वो अच्छा खासा मैनेजमेंट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम साइज जो होता है बेसिकली म्यूचुअल फंड में, तो वो आपका वो मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो कभी फंड मैनेजर मैनेज नहीं कर पाते, और इनको एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। जब आप स्मॉल कैप फंड में या मिड कैप फंड में लगाते हैं ज्यादातर, तो उनका जो फंड मैनेजर्स है उनका थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में जानिए, वो किसमें इन्वेस्टमेंट करें, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है वो जानना जरूरी है। नंबर 7 पे आता है हमारा टैक्स इम्प्लीकेशन। जी हाँ, टैक्स इम्प्लीकेशन, टैक्स आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 10% तक से 15% तक का आपको टैक्स देना पड़ता है विद प्रॉफिट पे। अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट करते हैं, मतलब मान लीजिए 1 साल पहले सेल करते हैं, तो आपको 15% तक का टैक्स देना पड़ता है विद प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स टैक्स स्लैब में आते हैं। और अगर अगर आप मान लीजिए 1 साल के बाद सेल करते हैं, तब आपको 10% तक का टैक्स देना पड़ता है विद प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन टैक्स स्लैब में इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो ये चीजें आपको फॉलो मतलब समझना पड़ेगा। नंबर 8 आता है डाइवर्सिफिकेशन। आपको प्रॉपर डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, यानी कि आपने आपके पास टाइम फ्रेम 10 साल 15 साल है, तो आपने सारा पैसा अपना स्मॉल कैप फंड में लगा दिया। और मान लीजिए 10 साल मतलब 10th ईयर में कुछ बड़ा पैंडेमिक आया या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो वहां पे आपका पैसा सारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो स्मॉल कैप फंड है वो गिरते बड़े तगड़े हैं और बढ़ते भी तगड़े हैं, गिरते भी तगड़े हैं। तो हमें ऐसा रेजिस्टेंस वाला भी लेना पड़ेगा जो वॉलिटिलिटी आपको थोड़ा कम दे, जैसे लार्ज कैप फंड होगा जो बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट, या फिर आप निफ्टी इंडेक्स फंड हो गया, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। नंबर 9 में आता है लिक्विडिटी। देखिए लिक्विडिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बेसिकली लिक्विडिटी ही होती है उनमें। आप कभी भी इसको सेल कर सकते हैं, कुछ भी बिजनेस डे में इसको मतलब परचेज कर सकते हैं, कुछ भी बिजनेस डे में आप सेल कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है, कोई वो बड़ी बात नहीं है इसमें। नंबर 10 में आता है आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। आपको हर एक उसमें म्यूचुअल फंड में ये भी देखना जरूरी है कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फंड में, एसआईपी कितना चूज कर सकते हैं। मिनिमम किसमें 100 रुपए होते हैं, किसमें 500 रुपए होते हैं, किसमें 1000 रुपए होते हैं, तो आपको ये चूज करना भी जरूरी होता है। तो मिनिमम जानना जरूरी है। नंबर 11 में हो गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड आपको डिविडेंड भी देते हैं, बेसिकली स्टॉक्स में ही मिलता है, लेकिन कुछ कुछ म्यूचुअल फंड देते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है कि वो डिविडेंड देके आपको री इन्वेस्ट करवाते हैं या आपको डायरेक्ट ही फिर मतलब बोलते हैं कि यार डिविडेंड ही दे देते हैं और मतलब आपको एक साथ ही पैसा सारा दे देते हैं। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। नंबर 12 में आता है फंड्स ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। ये मैंने आपको पहले ही बताया, फंड्स ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। उसी के हिसाब से आप फाइनेंशियल गोल बना पाएंगे, उसी के हिसाब से अपना मतलब जो इन्वेस्टमेंट गोल बना पाएंगे। तो ये चीजें आपको जानना थोड़ी जरूरी है। उसके बाद आपका आता है वो है रेगुलेटरी ओवरसाइट। तो आपको इस फंड का रेगुलेशन भी जानना जरूरी है, जैसे मैंने बताया सेबी जो देखता है, हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट का है सेबी, सेबी देखता है ये सारा, उन्हीं के रेगुलेशन में आता है कि नहीं पर्टिकुलर फंड। तो ये जानना आपको जरूरी है। एकदम लीगल ऐप आप चूज करिए, लीगल ब्रोकरेज साइट चूज करिए और उसी में ही इन्वेस्टमेंट करिए। ये नहीं कि आपने कोई लोकल वेबसाइट चूज कर दिया और कोई ऐसा फंड चूज कर दिया जो सेबी के द्वारा रेगुलेशन नहीं है, तो वहां पे आपका स्कैम हो जाएगा आपके साथ। नंबर 14 हो गया प्रोस्पेक्टस एंड एनुअल रिपोर्ट। देखिए
एनुअल रिपोर्ट और प्रोस्पेक्टस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। आपको पता होना चाहिए कि इसका ईयरली कितना रिटर्न है। मैं आपको बताता हूँ, हर एक म्यूचुअल फंड में आप कभी उसको पे जजमेंट में मत आइए 1 साल या 1.5 साल का रिटर्न देख के। मिनिमम आप 4 से 5 साल तक का मिनिमम उसको टाइम दीजिए, क्योंकि मैंने खुद फेस करके मैंने एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया था। मैं हर एक महीना एसआईपी करता था। मैं एसआईपी करता था, दूसरे महीने दिखता था कि मतलब नीचे जा रहा है मार्केट, फिर एसआईपी करा फिर नेगेटिव जा रहा है, तो मैं बोला मेरे पैसे तो नेगेटिव चले जा रहे हैं। तो 1.5 साल तक तो नेगेटिव गया है, लेकिन 1.5 साल के बाद जब उठा ना, तो कम से कम 70 से 80% तक का रिटर्न मिला मुझे। तो ओवरऑल अगर एवरेज आउट करें तो 30 से 35% तक का रिटर्न है विद इन 2 इयर्स। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब पहले के 1.5 साल इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, उसके बाद के जो 1 डेढ़ साल उसमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो ये चीजें जो है, इसमें आपको रिपोर्ट थोड़ा जानना जरूरी है। और नंबर 15 में आता है इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशन। ये जानना जरूरी है, अगर आपका इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड कभी राइज होगा। अगर इकोनॉमिक आपका स्लो डाउन हो रहा है, इकोनॉमिक नीचे जा रही है, जीडीपी नीचे जा रहा है, तो वहां पे आपको म्यूचुअल फंड में भी नीचे दिखने को मिलेगा, रिटर्न भी नीचे देखने को मिलेगा। तो ये एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल चीजें जो है, मतलब जो हमारी कंट्री की है, चाहे जीडीपी हो, फाइनेंशियल स्टेटस हो, जो भी चीजें है। तो ये चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ये टोटल 15 पॉइंट थे जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।